पर्वत प्रदेश में पावस। इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट। आपने इस पोयम में पहले यही पढ़ा था ना कि वर्षा ऋतु आती है तो क्या क्या होता है पर्वत पर, वही बताना है। पावस ऋतु में पहाड़ों पर, पर्वत प्रदेश में जो पर्वत हैं उन पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। उनके नीचे जहाँ तलहटी में बहुत सारा जो पानी इकट्ठा होकर तालाब और झील का रूप ले लेता है और वो एक बड़े दर्पण के समान महसूस होते हैं। और जो झरने हैं वो यहाँ वहाँ बहुत सारे झरने निर्जल और बहुत सारे जो झरने हैं वो बहुत झागों जैसे पानी, निर्मल पानी के समान जो उसकी मोती की लड़ियों जैसे लगते हैं, वो झरने गिर रहे होते हैं। यहाँ वहाँ बहुत सारे झरने गिर रहे होते हैं और जो इधर उधर एकदम से बादल आ जाते हैं और काले काले बादल इधर कभी उधर तेजी से आ जा रहे होते हैं। तो और बड़े बड़े पेड़ आसमान को तकते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पूरा जो पहाड़ है, पूरा जो पर्वत है वो हरे भरे पेड़ों से ढक जाता है और वो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान को निहार रहे हों। तो इस प्रकार प्रकृति पल पल इस प्रकार अपने तरह तरह से सुंदर रूप में हम सबको पहाड़ों पर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों? बच्चों, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी के समान। लेखक ने यहाँ पर यह बताने के लिए प्रयोग किया है कि पूरी पर्वत श्रृंखला, उसका विशाल रूप और फैलाव बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पूरी पर्वत श्रृंखला ने पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया। क्योंकि इसी प्रकार करधनी आप कमर में पहनते हो तो ऐसा लग रहा है पूरी पृथ्वी को इस पर्वत श्रृंखला ने अपने घेरे में ले लिया हो। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि बहुत पर्वत श्रृंखला का विशाल जो फैलाव है वो उसके लिए, उसे बताने के लिए कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किस लिए किया गया? कवि ने इस पद का प्रयोग किस लिए किया होगा? बच्चों, सहस्त्र दृग सुमन, इसका मतलब है हजारों आंखें, फूल रूपी आंख। तो जो पर्वत हैं उन पर सहस्त्रों तरह के फूल उगाए हैं और बहुत तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। लेखक ने कल्पना की है कि वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पर्वत पर हजारों उसकी पहाड़ की, पर्वत की आंखें हों और वो अपना जो दिव्य स्वरूप है, अपना जो बड़ा आकार है, उसको हर्षित होकर, खुश होकर नीचे जो झील रूपी मिरर है, जो दर्पण है, उसमें अपना रूप निहार रहा है। तो वो अपनी हजारों आंखें फाड़कर अपना रूप उसमें पानी में देख रहा है, जल में देख रहा है। अब लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो इस सौंदर्य को बहुत अच्छे से अपने पर्वत को मानवीकरण कर दिया है। पर्वत को एक मानव का रूप अगर माना जाए तो जो उस पर खिले हुए सुमन हैं उनको उसकी हजार आंखें कहा गया है और वो इन आंखों से अपने रूप को निहार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। कैसे? जैसे कि तालाब का पानी इतना स्वच्छ और इतना निर्मल है, इतना साफ है कि उसमें आप अपनी इमेज, अपना जो परछाई है, अपनी छवि देख सकते हो, अपने को, खुद को देख सकते हो। और कवि कहता भी है कि जो पर्वत है उस पर हजारों जो फूल हैं उनकी परछाई किस पे दिखाई दे रही है? नीचे जल में दिखाई दे रही है। तो जो जल है, जो तालाब है, वो बिल्कुल दर्पण की तरह ट्रांसपेरेंट है, इतना साफ है कि उसमें आपको इमेज दिखाई दे रही है। इसकी तुलना इसलिए दर्पण से की है और दर्पण की तरह उसमें भी आप अपनी या पर्वत जो है वो अपनी फूलों की इमेज उसमें तालाब में साफ नजर आ रही है, इसलिए लेखक ने तालाब की तुलना दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित कर? बच्चों, पर्वत के हृदय से जो पेड़ निकलकर आसमान की ओर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी आकांक्षाओं को छूने की कोशिश कर रहे हैं। इससे यह
भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम अपनी इच्छाओं को, कुछ करने की इच्छा, अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य की तरफ बिल्कुल स्थिर मन से एकटक होकर बिना किसी तरह से डीफोकस हुए पूरे फोकस के साथ अपना ध्यान किसमें, अपने लक्ष्य की ओर लगाएं, गोल की ओर लगाएं और बिल्कुल स्थिर होकर उसकी ओर, उसको पाने के लिए प्रयास करें, उसको छूने का प्रयास, शांत मन से प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? जब वर्षा ऋतु है तो चारों तरफ एकदम बादल छा गए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आसमान टूट पड़ा हो पृथ्वी पर और तेजी से उड़ते हुए धुएं को देखकर चारों तरफ कोहरा हो गया है, बादल ही बादल है और ऐसा लग रहा है जैसे कि जल में या झील में आग लग गई हो, उसका धुआं उठ रहा हो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ धुंध है और तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। तो ऐसे वातावरण को देखकर, ऐसे प्रकृति के ऐसे भयंकर रूप को देखकर, ऐसे वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था, जब पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यह सब देखकर जो शाल के वृक्ष हैं वो भयभीत हो गए और धरती में धंस गए हों, पहाड़ के अंदर धंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई? तो झरने पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं, उनकी जो झरझर की आवाज है, बहने की आवाज है, ऐसा लग रहा है वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। और बहते हुए झरने ऐसे लग रहा है जैसे मोती की लड़ियां हों, है ना, पानी मोती जैसा लगता है, तो लगातार बहता हुआ झरना मोती की लड़ियों का आभास दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मोती की लड़ियां हों। और सफेद एकदम झाग वाले झरने जो पर्वतों पर तेजी से बह रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और मन में बहुत उत्साह भर देते। अब बच्चों कुछ लाइनें दी हुई हैं जिनकी हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट। हम इसमें कुछ लाइनें पढ़ेंगे फिर उनका भावार्थ करेंगे। है टूट पड़ा भू पर अंबर, इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि आसमान भू पर अंबर टूट पड़ा हो। क्यों? क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो पर्वत, पेड़ पौधे, झरने सब उस बादलों से ढक गए हैं। ऐसा लग रहा है आकाश और धरती एक हो गए हैं। इसलिए लेखक कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आकाश पृथ्वी पर टूटकर गिर गए। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब हमने पूरी कविता में पढ़ा कि क्या हो रहा है कि सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और पहाड़ों पर वृक्ष उगे हुए हैं, हरे भरे, सहस्त्रों तरह के फूल खिले हुए हैं और बहुत निर्मल और बहुत ट्रांसपेरेंट जल है, जो झील बनी हुई है। और क्या है बताओ, और क्या देखा हमने? तो इतना मनोरम झरने बह रहे हैं, कल कल इतनी अच्छी झरझर की आवाज के साथ झरने गिर रहे हैं। इतने सुंदर दृश्य के बाद फिर अचानक से वहां पर बादल आ जाते हैं, घनघोर बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है और ऐसा लग रहा है झील जैसे जलने के बाद धुआं उठ रहा हो। तो सारी प्रकृति एकदम से अभी ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। सारा आकाश और पृथ्वी बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस सब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्र देवता जो हैं वो उसके रथ पर, उसके यान पर, बादलों के यान पर, बादलों के रथ पर बैठकर कोई जादूगरी कर रहे हों कि अभी ऐसा, अभी ऐसा, अभी ऐसा। तो ऐसा लग रहा है कोई माया जाल फैला रहे हों, कोई जादूगरी दिखा रहे हैं। इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों, गिरवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनमेष अटल कुछ चिंता। इसमें बताया गया बच्चों कि कैसे पर्वतों का हृदय चीरकर, उसकी छाती चीरकर पर्वत, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो उगे हुए हैं, खड़े हुए हैं और आसमान की ओर तक रहे हैं, आसमान की ओर एकटक देख रहे हैं, जैसे कि किसी अपनी आकांक्षाओं को, किसी इच्छा को पाना चाहते हों, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हों। तो इस प्रकार लेखक ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने उद्देश्य को, अपने गोल को बिल्कुल एकटक होकर, कुछ चिंता के साथ, कुछ बिना किसी विघ्न के स्थिर होकर उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं, फोकस होकर करते हैं, इसी प्रकार ऐसा लग रहा था कि वो किसी अपनी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए उसकी ओर देख रहे हैं।